हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एमईज 10 यूनिट नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1 में से। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो राजा राम मोहन राय क्या तुलना करते हैं मिडुअल स्कॉलेस्टिज्म और संस्कृत लर्निंग के बीच में। तो अब संस्कृत लर्निंग क्या है इसके बारे में तो आप लोग जान चुके हो, लेकिन मिडुअल स्कॉलिस्टिज्म क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिडल स्कॉलिस्टिज्म क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक पढ़ाने का तरीका था या फिर एक सोच थी जो कि 12th से 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी यूरोप में। तो इस जो सोच का या फिर इस तरीके का जो एम क्या था, तो ये जो लोग थे ये धार्मिक शिक्षा को लॉजिक और रीज़न के साथ जो है वो लोगों को देते थे। मतलब इसमें जो है वो खासकर जो बाइबल थी, बाइबल की डीप स्टडी की जाती थी और फिर रीजंस और लॉजिक्स के साथ जो है वो अलग अलग चीज़ों के जो आंसर दिए जाते थे। तो अब जो यहाँ पे राजा राम मोहन राय हैं वो यहाँ पे जो संस्कृत लर्निंग और मिडुअल स्कॉलिस्टिज्म को जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो दोनों को बहुत ही ट्रेडिशनल और आउटडेटेड मानते हैं। उनका मानना है कि ये दोनों दोनों जो मेथड्स हैं या दोनों जो अप्रोच हैं लर्निंग की, तो ये दोनों जो है वो फोकस किस पे करते हैं, धार्मिक एजुकेशन पे करते हैं। और जो भी हमारी पौराणिक बुक्स हैं, एंशंट बुक्स हैं, उनको रटने पे जो है वो लोगों को एनकरेज करती हैं। तो उनका मानना था कि ये जो जो भी अप्रोचेस हैं, चाहे हम संस्कृत लर्निंग की बात करें, चाहे हम मिडुअल स्कॉलिस्टिज्म की बात करें, तो इनके जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादातर मेटाफिज़िकल, थियोलॉजी और ग्रामर पे फोकस्ड हैं, जिनकी यूटिलिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इनके कंपैरिजन वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट देखिए, फोकस ऑन रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल स्टडीज़। अब ये रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक, और थियोलॉजिकल क्या होता है। थियोलॉजी में भी हम गॉड के बारे में ही पढ़ते हैं, धर्म के बारे में ही पढ़ते हैं, हम रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। बट हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं धर्म के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो मैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी मैंने क्लियर कर रखे हैं। आप लोग इन चीज़ों को मिक्स नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने डॉगमेटिक का जो मीनिंग है यहाँ पे क्लियर करवा रखा है आपको। डॉगमेटिक का क्या मतलब होता है, डॉगमेटिक का मतलब होता है कि जब हम अपनी मान्यताओं को लेकर अड़ियल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं यही सही है, हम अपने विचारों को बदलते नहीं हैं। और दूसरों के विचारों पे हम कोई ध्यान नहीं देते, हम अपनी बात जो है वो लोगों को मनवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हम ज़िद्दी टाइप हो जाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सच है। और जैसे हमारे बहुत सारे जो धार्मिक गुरु हैं वो करते हैं, मतलब लोगों पे, मतलब उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप क्वेश्चन करोगे उन लोगों को तो वो अपने हिसाब से अपनी जो मान्यता जो भी अपनी मान्यताएं हैं वो लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉगमेटिक का मैंने मीनिंग क्लियर कर रखा है, हिंदी में भी बताया, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करा, मिडुअल स्कॉलिस्टिज्म और संस्कृत लर्निंग के बीच में जो हमने कंपैरिजन बताया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो राजा राम मोहन राय थे दोनों को आउटडेटेड मानते थे। यहाँ पे मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो दोनों ही जो अप्रोचेस थी ये रेजिस्ट करती थी साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रैशनलिज्म को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मतलब अगर आप बाइबल, वेदास, पुराणास को अगर पढ़ रहे हो तो इसमें जो है वो जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ होती है उनका कोई भी स्कोप नहीं रह जाता, जिससे कि हम वर्ल्ड के बारे में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी अच्छे से जान नहीं सकते। इसके बाद फिर फ्रेंड्स, मैंने ऊपर यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग बताए, यहाँ पे मैंने स्केप्टिसिज्म का आपको मीनिंग बताया है। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि ये डॉगमेटिक के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है बिना सोचे समझे किसी भी बात पे, यहाँ पे बिना किसी एविडेंस पे किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे उनको विश्वास करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए। तो ये कुछ बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बीच में आए हुए हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे स्केप्टिसिज्म का मतलब है नॉट बिलीविंग समथिंग विदाउट क्लियर एविडेंस, बिना प्रमाण के विश्वास ना करना, ये है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे जो संस्कृत लर्निंग एंड स्कॉलस्टिज्म दोनों क्या है यहाँ पे, ये दोनों ही रुकावट हैं किसके लिए, मतलब कि जो भी हमारे साइंटिफिक नॉलेज है, जो मॉडर्न नॉलेज है, उस तक पहुँचने में ये बहुत बड़ी रुकावट थे। ये जो है वो राजा राम मोहन रॉय के व्यूज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉगमेटिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर। दोनों ही अगर हम देखें, दोनों अप्रोचेस क्या करती थी, लोगों पे अपनी बातों को थोपने की कोशिश करते थे। ये इतने ज़्यादा रिजिड थे, मतलब रिजिड का मतलब होता था कि ये बिल्कुल भी बदलाव जो है वो अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते थे। अब इनकी जो भी मान्यताएं थी उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहते थे, एकदम से कुछ भी बदलाव ये नहीं लाना चाहते थे। वैसे तो ये लोग चाहते थे कि इन्हीं की बातों को माना जाए, बट अगर कुछ बदलाव लाना है तो वो बहुत धीरे धीरे और बहुत जल्दी कोई भी बदलाव नहीं लाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि पुराने तरीक़ों को बनाए रखना। तो ये दोनों ही अप्रोचेस जो थी ये चाहती थी कि जो पुराने तरीक़े हैं उन्हें रखा जाना चाहिए और इसमें कोई भी जो है वो बदलाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम जो है वो राजा राम मोहन रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टॉप पे देखिए रेनेसां का जो है वो मीनिंग क्लियर कर रखा है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो बीच में आ रखे हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे रेनेसां का मतलब है पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है, मीन्स रीबर्थ है। और ये जो मूवमेंट थी ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और ये जो एंड हुई थी 17th सेंचुरी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पुराने आइडियाज़ को रीडिस्कवर किया गया था। यहाँ पे क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को जो है वो बढ़ावा दिया गया था। इधर भी मैंने एक मीनिंग आपको क्लियर कर रखा है, सेक्युलर नॉलेज। ये भी आपके यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे बीच में। तो सेक्युलर नॉलेज क्या होती है फ्रेंड्स, ये रिलीजियस नॉलेज के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये जो नॉलेज है, जो भी हम नॉलेज किससे लेते हैं, साइंस, हिस्ट्री या फिर आर्ट से जो भी नॉलेज हम डराइव करते हैं उसको सेक्युलर नॉलेज कहते हैं। सेक्युलर नॉलेज इज दैट वी गेट फ्रॉम साइंस, हिस्ट्री एंड आर्ट्स विच डजंट डिपेंड ऑन रिलीजन। और ये रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ये रिलीजन के बिल्कुल अपोजिट है, जिसको हम साइंस, हिस्ट्री और आर्ट से डराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड सेक्युलर नॉलेज। तो दोनों ही अप्रोचेस जो है वो लैक करती थी। सेक्युलर नॉलेज इसमें मतलब जो भी, जैसे हमने स्कॉलिस्टिज्म में देखा कि वो अपने रीजंस और लॉजिक को धर्म के साथ मिक्स कर लेते हैं। उनका मानना है कि हम जो है तर्क और जो धार्मिक एजुकेशन है उसको साथ साथ में चला सकते हैं। ये जो स्कॉलिस्टिज्म का जो है वो मानना था। दोनों ही जो है वो सेक्युलर नॉलेज को जो है वो बढ़ावा नहीं देते थे। इसके बाद हम देखते हैं विज़न फॉर एन एजुकेशनल रेनेसां इन इंडिया। तो अब जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनका मानना था कि जो जैसे ही ये जो स्कॉलस्टिज्म वाला जो पीरियड था ख़त्म हुआ, ये कैसे हुआ, जैसे ही हमारे यहाँ पे जो यूरोप में रेनेसां और एनलाइटनमेंट जो है वो आए, तो यहाँ पे जो स्कॉलस्टिज्म का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। तो वो ये राजा राम मोहन रॉय जो है वो ये होप करते थे कि जिस तरह से ये स्कॉलस्टिज्म जो है वो ख़त्म हुआ एनलाइटनमेंट और रेनेसां की वजह से, तो ऐसे ही जो ये संस्कृत लर्निंग है, तो इनका भी जो है वो क्या होना चाहिए, इसका भी जो है वो एंड होना चाहिए। एक नई अप्रोच जो है वो एजुकेशन में आनी चाहिए, जिससे लोगों की जो आउटलुक है, लोगों की जो सोच है वो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्कॉलस्टिज्म के जो मीनिंग है ये क्लियर कर रखा है। स्कॉलस्टिज्म क्या है, ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो क्या कंबाइन करती है, रिलीजन एंड लॉजिक को जो है वो कंबाइन करके पढ़ाती है। मतलब यहाँ पे बुक्स की जो भी, जैसे बाइबल जैसे जो बुक्स हैं या फिर जो पुरानी फिलॉसफी है, उनको डीपली स्टडी करके जो है वो रीजंस के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। एनलाइटनमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसको हम प्रबोधन भी कहते हैं, और ये 17 से 18 सेंचुरी तक ये वाली मूवमेंट चली थी। और इस जो एनलाइटनमेंट का जो पीरियड है, जो 17 से 18 सेंचुरी का जो पीरियड है, इसको पीरियड ऑफ रीजन्स भी कहा जाता है, या एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रीजन्स और साइंस पे जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर दिया था।
तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा है। जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो उनको डिस्कस कर रखा है मैंने, यहाँ पे मीनिंग बता रखे हैं। आप लोग अच्छे से जो है वो इसको स्टडी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, और मेरी वीडियोस को ना आप लोग शेयर भी करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करना, और जल्दी से मैं और भी नोट्स जो है वो अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।